नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता तो हर जीव को होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका और पेशी ऊतकों के द्वारा किया जाता है, और हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र और हार्मोन का होता है। मतलब हम कह रहे हैं कि जो जंतु है उनमें जो नियंत्रण और समन्वय या कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो काम होगा वो नर्व्स के द्वारा, मतलब तंत्रिका के द्वारा, और पेशी ऊतकों के द्वारा, मस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा होगा। जबकि जो हमारा शरीर है उसमें नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के द्वारा होगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, और ये हमारे शरीर की अधिकांश गतियों, वृद्धि, विकास, सोचना, समझना, क्रिया आदि सभी का नियंत्रण करते हैं। ऐच्छिक, अनैच्छिक गतियों, सोचने समझने, सोच समझकर अनुक्रिया करने, निर्णय लेने, वृद्धि और विकास के लिए पर्यावरण के अनुकूल तथा उसमें अपनी रक्षा, गति से नियंत्रण, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अधिकतम लाभ के लिए, उचित प्रतिक्रिया के लिए जीवों ने अपना नियंत्रण और समन्वय का तंत्र विकसित कर लिया है। और ये नियंत्रण और समन्वय की जो आवश्यकता है वो हर जीव को होती है। और क्यों होती है? ताकि वो ऐच्छिक अनैच्छिक गतियों का नियंत्रण कर सके, वे सोच समझ सकें, सोच समझकर अनुक्रिया कर सकें, निर्णय ले सकें, अपनी वृद्धि और विकास कर सकें, अपने आसपास के पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को बना सकें और उससे अपनी रक्षा कर सकें, और साथ ही अधिकतम लाभ के लिए उचित प्रतिक्रिया भी दे सकें। इसके लिए नियंत्रण और समन्वय तंत्र को विकसित किया है हर एक जीव ने। अब मैं तो ऐसे ही आपसे एक मज़ेदार प्रश्न कर लेता हूँ कि मस्तिष्क किस बात के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि आगे अब चैप्टर में सारा ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जान लें कि मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है। तो क्या सोचने के लिए? सोच लीजिएगा, क्या सोचने के लिए? हृदय स्पंदन के लिए? शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए? क्या आप किसी बॉल पर बैठे हैं, आप अपना बैलेंस बना रहे हैं, या इन सब के लिए? तो मस्तिष्क का कोई ना कोई भाग इन सब बातों पर नियंत्रण कर रहा होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मस्तिष्क उत्तरदायी है उपरोक्त सभी के लिए। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन ऑलमोस्ट 8th, 9th, 10th सारे सिलेबस में हैं। तो हम लोग आज तंत्रिका कोशिका के बारे में जानकारी लेंगे कि भवन के लिए जैसे ईंट और हम कहें कि सजीवों में कोशिका दोनों ही बेसिक मूलभूत संरचनात्मक यूनिट या इकाई है। इतना जरूर है कि सजीवों की कोशिकाओं की संरचना थोड़ी ज़्यादा जटिल होती है मकान में ईंट के स्ट्रक्चर की तुलना में। तो कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं और कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, ब्रांचेस जिसमें होती है, तो शाखान्वित कोशिकाएं भी होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो चलिए तंत्रिका कोशिका पर चर्चा करते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या करती है कि तंत्रिका कोशिका संदेश को प्राप्त करती है और उनको ट्रांसफर करती है, जिसके द्वारा ये शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। मतलब बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो वर्क है वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के द्वारा संपन्न होता है। मतलब ये संदेश को प्राप्त करती है और उस संदेश को ट्रांसफर करती है, जिससे बॉडी में नियंत्रण और समन्वय का कार्य होता है। अब हमारे आसपास की सूचनाओं को लेने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम उपयोग करते हैं सुनने के लिए कान का, सूंघने के लिए नाक का, स्वाद के लिए जीभ का, करते हैं कि नहीं? तो ये इन्हें हम कहते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियां। तो हमारी इन ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के कुछ विशिष्टीकृत सिरे होते हैं, जिन्हें हम द्रुमिका कहते हैं, डेंड्राइट
है ना। तो हमारी इन ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिका कोशिका के क्या होते हैं, कुछ विशिष्टीकृत या स्पेशल सिरे होते हैं जिन्हें हम द्रुमिका भी कहते हैं। इन द्रुमिकाओं के जरिए जो है सूचनाओं का पता लगाया जाता है, या यूं कहें कि इनके जरिए सूचनाएं उपार्जित या एक्वायर्ड की जाती है या ली जाती है। मतलब क्लियर हुआ कि तंत्रिका कोशिका का ये भाग क्या है, ये जिसको हम कह रहे हैं द्रुमिकाएं या जिसको हम बोल रहे हैं डेंड्राइट, यहां से सूचनाएं उपार्जित की जाती है, अर्थात इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड किया जाता है। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं हम द्रुमिका या क्या कह रहे हैं, डेंड्राइट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि फिर ये द्रुमिका क्या करती है कि रासायनिक क्रिया के द्वारा, मतलब जो भी ये सूचनाओं को उपार्जित करती है और उसके बाद एक रासायनिक क्रिया के द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। कौन करती है, द्रुमिका एक विद्युत आवेग को उत्पन्न करती है। फिर ये जो विद्युत आवेग होते हैं, जिनको हम विद्युत आवेग बोल रहे हैं, ये विद्युत आवेग, ये यहाँ देखिए, ये कोशिका का या जिसको हम कह रहे हैं सेल बॉडी है। तो ये विद्युत आवेग ये कोशिका का या सेल बॉडी, ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम कोशिका का या सेल बॉडी कहते हैं, तो ये कोशिका का या सेल बॉडी तक जाएगा और उससे फिर तंत्रिका अक्ष, जिसको कि हम एक्सॉन बोलते हैं, उससे होता हुआ तंत्रिका के अंतिम सिरे तक जाएगा। मतलब ये देखिए इस तरह से, ये यहाँ देखिए, ये यहाँ, ये हमारा ये तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन है, ये तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, ये तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन से होता हुआ तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाएगा। तो एक्सॉन के लास्ट में क्या होगा कि विद्युत आवेग यहाँ पर जो तंत्रिका का अंतिम सिरा होगा, यहाँ ये कुछ केमिकल्स छोड़ेंगे और ये केमिकल्स दो तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान, मतलब जो अभी नेक्स्ट तंत्रिका कोशिका है वो और इसके बीच के जो खाली स्थान है, मतलब ये इस तंत्रिका का अंतिम सिरा है और अगली तंत्रिका के बीच का जो खाली स्थान है जिसको हम सिनेप्स कह रहे हैं, उससे अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी प्रकार का आवेग उत्पन्न कर देगा। मतलब इसके बाद में जो अगली तंत्रिका कोशिका होगी उसकी द्रुमिका में इसी प्रकार का आवेग उत्पन्न हो जाएगा और यह क्रम चलता रहेगा। मतलब ये क्रम लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। तो हमने जो बात सीखी है वो बात यह है कि सबसे पहले हमने ये जाना कि हमने कि तंत्रिका कोशिका जो है वो संदेश प्राप्त करके क्या करती है, उसका स्थानांतरण करती है। मतलब ये जो तंत्रिका कोशिका का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये संदेश को प्राप्त करके क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है। और ये पूरी तंत्रिका कोशिका जो संदेश को ट्रांसफर करती है, तो उसके माध्यम से उसके जाल से, उसके माध्यम से, उनके इकट्ठे होने से उन संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या होती है, सुविधा होती है और शरीर में उससे नियंत्रण और समन्वय का कार्य संपन्न होता है। तो हमने कहा कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो तंत्रिका कोशिका के जो विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जिन्हें हम द्रुमिका या डेंड्राइट कहते हैं, इनके माध्यम से ये द्रुमिका या डेंड्राइट क्या करते हैं, ये सूचनाओं का इनके माध्यम से पता लगाया जाता है, सूचनाओं को उपार्जित किया जाता है, एक्वायर्ड किया जाता है। फिर ये सूचनाएं क्या करते हैं, यहाँ से, अब ये द्रुमिका के बाद में यहाँ से क्या होता है, रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है और ये विद्युत आवेग जो है कोशिका का या सेल बॉडी से होता हुआ क्या होता है, तंत्रिका से होता हुआ तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। जब ये तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है तो यहाँ जो अगली जो तंत्रिका कोशिका होगी उसके और इसके बीच की जो रिक्त जगह होगी, खाली जगह होगी, तंत्रिका कोशिका, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की जो खाली स्थान होगा जिसे हम सिनेप्स कहते हैं, उससे होकर अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका या अगली वाली की जो द्रुमिका होगी, इसके बाद वाली की जो द्रुमिका होगी, उसमें इसी प्रकार का आवेग उत्पन्न करेंगे और ये क्रम चलता रहेगा। तो मेनली हमने समझा कि सूचना उपार्जन का काम द्रुमिका के द्वारा हुआ और वहाँ से जो है विद्युत आवेग चले और ये विद्युत आवेग जो है क्या हुआ, ये विद्युत आवेग कोशिका का या सेल बॉडी से होते हुए और उसके बाद में तंत्रिका से होते हुए क्या हो रहे हैं, तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से ये तंत्रिका के अंतिम सिरे पर पहुंचने के बाद में यहाँ से जो है अगली तंत्रिका कोशिका, मतलब इस तंत्रिका कोशिका और इसके बाद की तंत्रिका कोशिका के बीच के जो खाली स्थान है सिनेप्स, वहाँ से ये उसकी द्रुमिका तक इसी प्रकार से आवेग उत्पन्न हो जाएंगे या पहुंच जाएंगे और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। तो हमने समझा कि दो तंत्रिकाओं के मध्य के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और साथ ही हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह समझी कि प्राणियों और मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र जो होता है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है जिन्हें हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स। तो तंत्रिका तंत्र खास तरह की कोशिकाओं का बना होता है प्राणियों और मनुष्यों में, उसे हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं।
अब ये जो न्यूरॉन है इसके मेनली हमने देख लिए कि 3 भाग मोटे मोटे तौर पर हमको दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो इसके काफ़ी भाग हैं, पर 3 भाग अगर हम मुख्य रूप से कहें तो पहला भाग जो हम कह सकते हैं कि वो है कोशिका काय, जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी या साइटॉन जिसको हम कहते हैं। तो इसके बीच में यहाँ ये केंद्रक होता है और इस केंद्रक के चारों ओर यहाँ देखिए तो यहाँ चारों ओर एक द्रव होता है और द्रव में कुछ कण होते हैं जिन कणों को हम निसल भी कहते हैं। उसके बाद में ये यहाँ बाहर की तरफ अगर हम देखें तो ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए कोशिका काय से जुड़ा हुआ जो बाहर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर है, जिसको हम कह सकते हैं कि कोशिका काय के किनारों से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है ना, उसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेंड्रॉन कहते हैं। और डेंड्रॉन में जो पतली रेशेदार संरचनाएं होती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है पतला रेशेदार स्ट्रक्चर, इनको हम द्रुमिका या डेंड्रॉइड कहते हैं। और जो साइटॉन से जो निकला हुआ या यूं कहें कोशिका काय से जो निकला हुआ लंबा जो हमारा प्रवर्ध होता है, उसको हम कहते हैं एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। और उसके बाद वो तंत्रिका के अंतिम सिरे पर और फिर उसके बाद में दूसरी तंत्रिका कोशिका। इस प्रकार हमने ये समझा कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है कि संदेश प्राप्त करके उनका स्थानांतरण करती है और जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य किया जाता है। धन्यवाद। क्लास 10 साइंस, प्रतिवर्ती चाप कैसे बनाएंगे। प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाने को आज हम एक ट्रिक के द्वारा सीखेंगे और ये क्लास 10 साइंस का बड़ा एक टिपिकल चित्र माना जाता है प्रतिवर्ती चाप का। तो इसको हम सीख लेंगे और इस तरह से सेवफल, तितली, धागे, इन सब की मदद से प्रतिवर्ती चाप का चित्र हम बनाएंगे। पर सबसे पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। आइए, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये प्रतिवर्ती चाप का जो चित्र यहाँ बनाया हुआ है, इस चित्र को थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर हम इसकी ट्रिक को देखेंगे। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ये एक गर्म वस्तु थी और सबसे पहले हमने इस गर्म वस्तु को अनजाने में छू लिया, तो हमारा हाथ क्या होगा? जल्दी से हटेगा, एकदम जल्दी से हट जाता है। भाई दिमाग तो बाद में काम करता है और बाद में हम सोचते हैं कि अरे ये तो गर्म था, है ना। तो जबकि जो मेरुरज्जु होता है वो मेरुरज्जु द्वारा पहले ही प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न हो चुकी होती है और हाथ हट चुका होता है। तो वास्तव में क्या होता है कि जो इस तरह की जो क्रियाएं होती है ना, जिसमें जिनको हम कह रहे हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो इनका और नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु। कि जैसे गर्म वस्तु पर हाथ लगा और एकदम से हाथ हटा, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है और इसका नियंत्रण और समन्वय किसने किया? मेरुरज्जु ने किया। जैसे आपकी ओर किसी ने एकाएक गेंद फेंक दी, तो आपकी या एकदम से आपकी आंखों के सामने कुछ एकदम से उसने कुछ गतिविधि की, तो आपकी पलकें क्या होती है? एकदम से बंद होती है। क्या है ये? प्रतिवर्ती क्रिया है। पलकों का झपकना भी नॉर्मली क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण और समन्वय है उसका काम कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। चलिए वापस हम लोग थोड़ा गर्म वस्तु पर आ जाते हैं और यहां से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक पर आएंगे। तो जैसे ही हम गर्म वस्तु को छूते हैं, ठीक है, हमने यहाँ ये गर्म वस्तु को अनजाने में छू लिया, ठीक है, तो गर्म वस्तु को छुएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ये यहाँ देखिए, हमारा ये जो संवेदी अंग जिसको हम कह रहे हैं त्वचा, वो क्या कर रहा है ना, उसने क्या करा? ये संवेदना को ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो त्वचा ने संवेदना को ग्रहण किया। अब क्या हुआ कि ये जो संवेदना है ये त्वचा ने ग्रहण कर ली। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है, संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, जैसे यहाँ हमने ये सिंबॉलिकली यहाँ बताया कि यहाँ संवेदी तंत्रिका कोशिका है, तो संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से देखिए ऊपर की ओर ये तीर है, तो संवेदी तंत्रिका कोशिका या यूं कहें कि संवेदी न्यूरॉन जो है वो संवेदना को कहाँ ले जा रहा है? संवेदना को वो ले जा रहा है तंत्रिका केंद्र, अर्थात यूं समझे कि वो संवेदना को कहाँ तक ले गया? मेरुरज्जु तक ले गया, ठीक है। एक्चुअली ये जो मेरुरज्जु है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही क्या होता है? भाग होता है। तो चलिए क्या हुआ अभी तक इस पर फिर बात कर लेते हैं, है ना। कि जैसे ही हमने गर्म वस्तु को छुआ, संवेदी अंग जिसको हम कह रहे हैं त्वचा, है ना, वो संवेदना को ग्रहण करती है और फिर ये संवेदना जो है संवेदी न्यूरॉन, है ना, मतलब संवेदना को कहाँ ले जा रहा है? मतलब संवेदी तंत्रिका कोशिका संवेदना को कहाँ ले जा रहा है?
तंत्रिका केंद्र अर्थात हम कह रहे हैं मेरुरज्जु तक ले जाता है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या है कि ये जो प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका है, यहां बता रखी प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, ये संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका, देखिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका, इन दोनों को ये जोड़ती है कौन, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। तो यहां से मेरुरज्जु में क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, जो इंफॉर्मेशन आई उसका प्रोसेसिंग होकर तुरंत ही क्या होता है कि एक आदेश जारी होता है, आदेश जारी होता है। और ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका जिसको हम कह रहे हैं, ये आदेश इस प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, ठीक है, ये अपवाही अंग तक पहुंचता है। अपवाही अंग कहाँ है, जहां पर मांसपेशियां क्या करेगी, उस आदेश के अनुसार काम करेगी। तो ये अपवाही अंग तक पहुंचता है और मांसपेशियां उस आदेश के अनुसार काम करती है और हाथ तुरंत क्या होता है, हट जाता है। तो ये सारा सिस्टम जो एक बिल्कुल एक चाप की तरह वर्क करता है और इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये प्रतिवर्ती चाप है, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको भी हमें समझना होगा। जैसे सपोज सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखें, तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए यहाँ पर ये इसको देखिए पूरे स्ट्रक्चर को, ये जस्ट लाइक एक एप्पल की तरह है। और वो एप्पल भी कौन सा है, कटा हुआ एप्पल है। तो कटा हुए एप्पल में इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। देखिए आप ये वाले स्ट्रक्चर को देखिए, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में या अपने मन में एक विचार कीजिएगा कि हमें इसको जब बनाना है प्रतिवर्ती चाप को, तो सबसे पहले कटे हुए एप्पल को इस तरह से बनाना है और फिर उसके अंदर उस कटे हुए एप्पल पर हम एक रंग बिरंगी तितली को बिठाएंगे, है ना। एक एच आकार का एक शेप बनाना है, तो वो रंग बिरंगी तितली की तरह हुआ। इस एच आकार के शेप से हम ग्रे मैटर को दर्शाएंगे। तो एक एच आकार का एक शेप यहाँ पर इस तरह से हमको एक रंग बिरंगी तितली इस तरह से डिजाइन कर देना है, बना देना है। तो ये समझने के लिए एक पहले कटा हुआ एप्पल बना दें, फिर रंग बिरंगी तितली बना दें, ठीक है ना। तो ये इस तरह का ये अंदर का स्ट्रक्चर आपका पूरा रेडी हो जाएगा। तो अब ये स्ट्रक्चर आपका किस तरह का हुआ, देखिए आप कि आपने एक कटा हुआ एप्पल लिया और कटे हुए एप्पल का एक शेप बना दिया और उसके बाद उसके अंदर रंग बिरंगी तितली बना दी, तो ये ग्रे मैटर को शो करने लगी। फिर चार कोनों पर आप इस तरह से रबर से मिटा दीजिएगा, इस एप्पल के चार शेप को इस तरह से रबर से मिटा दीजिएगा और यहां से एक स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, वो स्ट्रक्चर आप सबसे पहले बना दीजिएगा। तो देखिए वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वो ये वाला स्ट्रक्चर होगा। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ये वाला स्ट्रक्चर आप पहले बना दीजिए। उसके बाद आप तितली के पंखों की ओर बढ़िएगा, मतलब उसके बाद आप ग्रे मैटर की ओर जाइएगा। तो सबसे पहले बाहर वाला स्ट्रक्चर आप रेडी कर लीजिएगा, तो बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा आप ये स्ट्रक्चर आप पहले रेडी कर लीजिए। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आप पहले बना लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ पहले रेडी कर लिया। ये वाला देखिए, ये बाहर का स्ट्रक्चर देखिए आपने पहले बना लिया। उसके बाद अंदर से इस तरह से आप स्ट्रक्चर को रेडी कर लीजिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपने अंदर से इस तरह से रेडी कर लिया। तो ये वाला आपका जो स्ट्रक्चर है पूरा इस तरह से तैयार हो गया। दूसरी तरफ भी आप ऐसा ही कर लीजिए। तो दूसरी तरफ भी आपने ऐसा ही कर लिया, देखिए आप। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या हुआ, दूसरी तरफ भी बन गया। तो ये स्ट्रक्चर ये जो है, ये आपने बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या करा आपने, ये सेवफल में 4 कट लगाए, मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर इसको रबर से मिटा दिया और इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया, जिसको हम बाहर वाला स्ट्रक्चर ये वाला कह रहे हैं। अब जो है जो संवेदना आई है या आदेश गया है, तो उसके लिए अब हमको एक धागेनुमा स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ से बाहर निकालना है बना के, और वो इन तितली के पंखों से धागेनुमा स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है। ये देखिए ब्लैक वाला ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये स्ट्रक्चर हमको रेडी करना है और दोनों साइड नहीं करना है, एक ही साइड करना है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप बना दीजिएगा। देखिए आप मैंने बनाया है, देखिए आप ये यहाँ देखिए, ये एक धागेनुमा स्ट्रक्चर जो तितली के पंख से निकली, ऊपरी पंख से, और ये धागेनुमा स्ट्रक्चर जो तितली के निचले पंख से भी निकली है, इस टाइप का स्ट्रक्चर आप बना दीजिएगा। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपने रेडी कर दिया, ये देखिए। तो ये जो जटिल वाला हिस्सा है, बहुत कठिन वाला हिस्सा है जो आपका, ये रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, कि ये यहाँ उसके बाद में ये एक हाथ वगैरह बनाकर, कोई बर्तन वगैरह बनाकर इस तरह से इसको पूरा कर दीजिएगा। तो ये आपका प्रतिवर्ती चाप का चित्र रेडी हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं ये कह रहा था कि अगर मेरुरज्जु पर आघात होता है या किसी तरीके से वो डिस्टर्ब होता है, तो फिर ये किन संकेतों का अगर व्यवधान होगा, तो हम समझ गए कि अगर मेरुरज्जु पर आघात हुआ तो सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी, और जो मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक जाने वाले या मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक आने वाले जो संदेश या सूचनाएं होगी, वो भी क्या होगी, प्रभावित हो जाएगी। और
हाँ, ये अभी मैं कह ही रहा था कि मस्तिष्क तो बाद में विचार करता है कि अरे यार हमारा हाथ जो है इस बर्तन पर गिर गया था, और उसके पहले ही मेरुरज्जु द्वारा ये प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न हो जाती है। तो हमें पता है कि ये जो सारी सूचना है ये मस्तिष्क तक भी जाती है। तो मस्तिष्क के लिए, संदेश के लिए इस तरह से एक तीर का निशान लगाकर आप ये स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। अब ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ये अनैच्छिक क्रियाओं से कैसे भिन्न है? जैसे अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? जैसे हृदय का स्पंदन एक अनैच्छिक क्रिया है ना, जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। परंतु प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है? जैसे अभी ये गर्म वस्तु पर हाथ लगाया और हाथ हट गया, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। तो हमें इस तरह से ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का चित्र बनाने के लिए एक सेवफल का कटा हुआ सेवफल लेकर उस पर तितली को इस तरीके से बिठाना है, और बाद में इस तरह के दो स्ट्रक्चर आप बना दीजिएगा। और इन दो स्ट्रक्चरों को बनाने के बाद में, मतलब कौन से दो स्ट्रक्चर बनाएंगे आप? देखिए, ये आप दो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, और दो स्ट्रक्चर बना लेने के बाद में आप क्या करेंगे, फिर ये तितली के पंखों से इस तरह से धागों को निकाल देंगे, और फिर बाद में ये वाला स्ट्रक्चर रेडी कर देंगे। और मस्तिष्क के लिए, संदेश के लिए फिर बाद में इस तरह से 3 लाइन आप बनाकर ये यहाँ तीर का निशान लगाकर मस्तिष्क के लिए संदेश को लिख दीजिएगा। तो हमने कहा कि जो मेरुरज्जु है उसका जो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं जितनी भी है, जिसको हम कह रहे थे कि मेरुरज्जु क्या काम करता है, तो मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र का ही क्या है, भाग है। और ये मेरुरज्जु क्या काम करता है, तो हमने कहा ये जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय का काम करता है। धन्यवाद। अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंटरी एक्शंस, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस, इनमें क्या फर्क है, क्या अंतर है अनैच्छिक क्रियाओं में और प्रतिवर्ती क्रियाओं में, देखते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंटरी एक्शंस, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस। पहला अंतर हमें इनका परिभाषा के रूप में दे देना चाहिए कि वे अभिक्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार सोच विचार कर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहे तो आप दिमाग में लाइएगा हृदय का धड़कना, तो आपको ये याद रह जाएगी अनैच्छिक क्रियाएं, कि जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार सोच विचार कर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो वे है अनैच्छिक क्रियाएं। और प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए आप याद रखिएगा कि किसी उद्दीपन के प्रति अचानक व तीव्र अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। तो जो चेंजेस होता है या कोई भी एकदम उद्दीपन होता है, उसके प्रति आप अचानक अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि कोई गर्म वस्तु है, आपको नहीं पता वो गर्म है, आपका हाथ उस पर लगा, तुरंत आपका हाथ पीछे की ओर खींचेगा, तो मतलब उस उद्दीपन के प्रति आपके अचानक और जो तीव्र अनुक्रिया हुई उसे हम कहेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। तो वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार सोच विचार कर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और किसी उद्दीपन के प्रति अचानक व तीव्र अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। दूसरा जो फर्क इसमें आप लिखेंगे वो ये कि इनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। अब मस्तिष्क में मेंडुला ऑब्लांगेटा और मध्य मस्तिष्क द्वारा इनका नियंत्रण करते हैं। और यहाँ आप लिखेंगे कि जो इनका नियंत्रण है वो मुख्यतः मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड द्वारा किया जाता है। तो ये क्लास 10th के स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाता है और इनका नियंत्रण मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड द्वारा किया जाता है। तो तीसरा हमारा बिंदु बनेगा इसके अंदर कि उदाहरण आप दे दीजिए अनैच्छिक क्रियाओं के। हृदय की धड़कन, पाचन, श्वसन, ये अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है। इन्हें आप सोच विचार कर नियंत्रित नहीं कर सकते, ये क्रियाएं चलती रहती है। और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, जैसे उसका बढ़िया उदाहरण आप लिख सकते हैं कि गर्म वस्तु का आप अनजाने में छू लें तो आपका हाथ तुरंत क्या होता है, पीछे की ओर जाता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है या रिफ्लेक्स एक्शन है। या किसी ने एकाएक आपकी ओर गेंद फेंक दी, अब आपका ध्यान ही नहीं उधर, और गेंद एकाएक आपने गेंद देखी तो आपकी पलकें क्या होगी, झपक जाएगी। तो ये भी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। जो उद्दीपन के प्रति अचानक और तीव्र अनुक्रिया हुई तो आपने कहा प्रतिवर्ती क्रिया है। और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनकी गति जो है अपेक्षाकृत धीमी होती है, रिलेटिवली स्लो होती है वो। और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है वो वेरी फास्ट, इनकी गति बहुत तीव्र होती है। और जो
और भी कुछ बातें इनके बारे में बता सकते हैं। जैसे अनैच्छिक क्रियाओं में बाह्य उद्दीपन जरूरी नहीं है, लेकिन जो प्रतिवृत्ति क्रियाएं हैं उनके लिए बाह्य उद्दीपन जरूरी है। तो ये हमारे अंतर हो सकते हैं। टहलना, वॉकिंग और प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फ़र्क है? क्लास 10th साइंस चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आज हम ये अंतर देखेंगे। टहलना, अब बड़ा विचित्र सा प्रश्न है ये कि टहलने के बारे में भी अब हमें अंतर लिखना है। वॉकिंग तो हम रोज़ करते हैं, रोज़ टहलते हैं, लेकिन उसका जो फ़र्क है किसके साथ? रिफ्लेक्स एक्शंस के साथ, प्रतिवर्ती क्रियाओं के साथ, वो बताना है हमको। कि टहलना तो हमें पता है नॉर्मली कि हम सोच विचार कर की गई क्रिया होती है टहलना, कि घूमना है चलो घूम लेते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो किसी उद्दीपन के प्रति की गई अचानक और तीव्र अनुक्रिया होती है। मतलब जैसे कोई भी एक उद्दीपन होता है, मतलब जैसे कोई गर्म वस्तु मान लीजिए, एकाएक आपने अनजाने में छू ली तो आपके हाथ तुरंत पीछे हट जाएंगे। उसके लिए आपको कोई सोच विचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आपका हाथ अपने आप ही तुरंत पीछे चला जाएगा। तो ये जो उद्दीपन के प्रति की गई अचानक और तीव्र अनुक्रिया है उसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जो सोच समझ कर की गई क्रिया होती है उसे कहते हैं टहलना। और जो टहलना है उसका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाता है, लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण मुख्यतः मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड के द्वारा किया जाता है। फिर टहलने में ये है कि इसमें पूरा शरीर ही गतिशील रहता है, हम जानते हैं, लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो तो केवल उसी अंग से संबंधित रहेगी जिस अंग के साथ में उद्दीपन हुआ है। जैसे अगर आपने अपने हाथ की उंगलियों से किसी गर्म वस्तु को छुआ है तो वो फिर केवल आपका जो हाथ है, मतलब शरीर का केवल प्रतिक्रिया करने वाला अंग ही उसके अंदर गतिशील रहेगा। और इसके अलावा ये रहेगा कि ये ऐच्छिक क्रिया है टहलना, लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। धन्यवाद। क्लास 10th साइंस चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत अब हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क के ऊपर, ह्यूमन ब्रेन। इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं और इनके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में हमें पता है कि मस्तिष्क जो है वो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। हमारी बॉडी का बड़ा अमेजिंग ऑर्गन है ब्रेन। ये शरीर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बाहरी दुनिया से सूचनाओं को इंटरप्रेट करता है और क्रिएटिविटी, इमोशन, मेमोरी, सोचना, समझना, शारीरिक क्रियाएं सब ब्रेन का ही कमाल है। ये हमारे शरीर का लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ब्रेन। मस्तिष्क या ब्रेन तथा मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड, ये दोनों मिलकर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसे बनाते हैं। अब इस मस्तिष्क के कौन कौन से मुख्य भाग हैं, तो याद रखिएगा कि मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है अग्र मस्तिष्क, ये वाला हिस्सा कहलाता है मध्य मस्तिष्क और ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है पश्चिम मस्तिष्क। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। ये मस्तिष्क का आगे का भाग होता है और ये मेनली जो है घ्राण पिंड और प्रमस्तिष्क और डाइनसेफेलॉन को इसके मुख्य भागों में हम बांट सकते हैं। तो यहाँ ये जो घ्राण पिंड है ये गंध और उद्दीपन को ग्रहण करता है और ये प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, ये कुल मस्तिष्क का 7/8वां भाग बनाता है और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और जो डाइनसेफेलॉन है ये प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। तो ये हमारा अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि अग्र मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का मुख्य रूप से सोचने वाला भाग है। मेन थिंकिंग पार्ट जो है मस्तिष्क का हम कह सकते हैं कि वो है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। और ये चेतना, बुद्धि और स्मृति और इच्छा शक्ति का
केंद्र है। हम यहाँ पर अग्र मस्तिष्क की जितनी भी बातें करेंगे उसमें ये तीनों घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क और डाइनसेफेलॉन, ये सब की बात इसमें हो जाएगी। मतलब ये अग्र मस्तिष्क क्या क्या कार्य करता है तो इसमें इन सब के कार्य भी शामिल हो जाएंगे। अब जैसे हम इसमें विभिन्न ग्राही, जैसे नाक, हमारे शरीर के जो बाह्य ग्राही हैं जैसे नाक है, कान है, उनसे जो संवेदनाएं सूचना प्राप्त करने के जो एरियाज़ हैं वो इस अग्र मस्तिष्क में होते हैं। और वो अलग अलग एरियाज़ में वो सुनने, सूंघने, गंध, भूख का पता चलने, देखने आदि के लिए उसमें स्पेसिफाइड एरिया होते हैं उसके अंदर, ये सब कामों को करने के लिए। और अग्र मस्तिष्क का ये जो भाग है इसमें सूचनाओं का अर्थ लगाते हैं और उससे संबंधित जो भी अनुक्रिया है वो करना है। प्रेरक क्षेत्र तक सूचना को भेजना है ना, कि कौन से शरीर के कौन से भाग में सूचनाओं को वापस भेजना है, उसका निर्णय लेने का काम भी अग्र मस्तिष्क में होता है। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में अगर आपको 3-4 बातें लिखने को आए तो आप बता दीजिएगा कि ये मुख्य सोचने वाला भाग है, ये चेतना, बुद्धि और स्मृति, इच्छा शक्ति का केंद्र है। और इसमें जो घ्राण केंद्र होते हैं हमारे शरीर के, वो उनके लिए इस अग्र मस्तिष्क में खास तरह के एरियाज़ होते हैं जो सुनने, सूंघने, गंध का, भूख का पता लगाने के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। और इस भाग में सूचनाओं का अर्थ और उनसे संबंधित अनुक्रियाएं, और बाद में जो प्रेरक क्षेत्र है उन तक सूचना को भेजने का जो भी निर्णय है वो सब काम इसके अंदर होते हैं। अब जैसे इससे संबंधित एक बात पूछी जा सकती है कि हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो आपने सामान्य रूप से पढ़ा होगा कि हमसे दूर अगर अगरबत्ती हो तो वो हम तक जो आती है, उसकी जो गंध हमारे तक आती है वो तो विसरण के द्वारा आती है, लेकिन फिर हम अगरबत्ती की गंध का पता हम कैसे लगा पाते हैं, है ना। वो तो विसरण के द्वारा तो हमारे पास आ गई, है ना, लेकिन हम उसका पता कैसे लगा पा रहे हैं। तो हम इसको मेनली हम कह सकते हैं कि ऐसा अग्र मस्तिष्क कांड, क्योंकि इसका जो घ्राण पिंड वाला हिस्सा है वो ये काम करेगा, तो हम कहेंगे कि मेनली अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है, कि इसके द्वारा हम जो है हमारे नाक के द्वारा जो है सूचना को प्राप्त कर लेते हैं, और हमारे शरीर में इसका पता लगने के लिए एक स्पेसिफाइड एरिया होता है अग्र मस्तिष्क में, और उसके द्वारा हम अगरबत्ती की गंध का पता लगा पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा पार्ट होगा वो है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। जो ये यहाँ आप देख रहे हैं ये मिड ब्रेन का हिस्सा है, और ये एक्चुअली ये जो सिर है, हमारी ग्रीवा है, धड़ है, इनकी गतियों का नियंत्रण करता है। और जो अर्ध चेतना की अवस्था में जो पेशी क्रियाएं होती है, नेत्र गोलकों, पुतलियों की गति आदि के नियंत्रण का ये काम करता है हमारा ये वाला हिस्सा, जिसको हम कह रहे हैं मध्य मस्तिष्क। दृष्टि, संवेदनाओं और रंगों की पहचान भी इसके माध्यम से होती है। तो ये मध्य मस्तिष्क का कार्य है, और इसके अंदर आप मेनली हम कह सकते हैं कि जो हमारी दृष्टि, संवेदनाएं और रंगों की पहचान है वो इसमें खास तौर पे हम कर पाते हैं। फिर जो पश्च मस्तिष्क है, जो हमारा ये वाला हिस्सा है जिसमें पॉन्स, मेडुला और ये अनुमस्तिष्क के पार्ट आ रहे हैं, तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये पूरा ये हमारा पश्च मस्तिष्क है। और पश्च मस्तिष्क में क्या होता है कि ये इसका एक पार्ट है अनुमस्तिष्क, जो बेसिकली जो शरीर का हमारा संतुलन है और जो हमारा पोस्चर है, सीधा टेढ़ा, ये वो, या ऐच्छिक क्रियाओं की जो क्वालिटी है, जिसको हम कहते हैं ऐच्छिक क्रियाओं की जो परिशुद्धि है, उसके लिए उत्तरदायी है। जैसे आप अब संतुलन की बात करें तो एक सीधी रेखा में अगर आप चलना चाह रहे हैं, आप साइकिल चलाते हैं, तो ये जो संतुलन है ये अनुमस्तिष्क के द्वारा ही संभव है। और जो मेडुला होता है, जिसको हम मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, ये सभी अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, लार आना, वमन, उल्टी होना, ये पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा ही नियंत्रित होता है। अब मैं कुछ इससे संबंधित बात कर लेता हूँ कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो हमें समझ में आ गया कि ये पश्च मस्तिष्क के एक भाग अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बैलेंसिंग का वर्क होता है, जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, ये सब बैलेंसिंग वर्क है। तो ये हमारा पश्च मस्तिष्क के कौन से भाग, अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। फिर एक और बात पूछी जाती है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, क्योंकि प्रायः ये बात कही जाती है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण तो मुख्यतः मेरुरज्जु के द्वारा होता है, परंतु जो आगत सूचनाएं होती है वो पश्च मस्तिष्क तक भी जाती है और वहाँ फिर उनका विश्लेषण होता है। धन्यवाद।